नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के इतिहास विषय के अंदर अपन आपकी पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के 9वें अध्याय के आज दूसरी क्लास की बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो आपको लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको यूट्यूब चैनल में जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे आपके सभी वीडियो दिए गए हैं क्रमानुसार। तो इससे पहले का जो पार्ट है वो भी अपने वहीं पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद में इस पार्ट को देखिए। तो चलो आज इसके अंदर जो बाकी चीज़ें रह गई थी उनको पढ़ते हैं। अब आपकी आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और आप क्या करना कि इसको लैंडस्केप कर लेना और वॉल्यूम बढ़ा लेना और आराम से ध्यानपूर्वक सुनना है। चलो देखते हैं। ओके, अपने नेक्स्ट यहाँ पे छोड़ा था और अपने को यहाँ पे पढ़ना है पीर और मंदिर। पीर और मंदिर से अपने को क्लास आगे शुरू करनी थी, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू किया। ज्यों ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगल को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। और पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। आप जैसे बोलते हैं ना राम सा पीर, तो पीर जो है वो आपके फारसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। प्रारंभ से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे कि ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो ये लोग वहाँ बंगाली क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से लोगों के ऊपर सुख सुविधाएं तथा आश्वासन तथा नेताओं जैसी भूमिका निभाते थे, इसलिए उन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र बनाई गई। और जीवात्मा या जीववाद का मतलब होता है यह मानना था कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुएं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा होती है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा अध्याय 2 और 5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली शासक रहे। जैसे कि अपन ने 8वें अध्याय में भी पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि जहाँ जहाँ जो संत गए थे वहाँ पे क्या किया, इन राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत के अंदर शासन करने वाले शासक थे, उन्होंने क्या किया, पाल वंश तथा इन लोगों ने क्या किया, जो राजा हुआ था शक्तिशाली, उन्होंने जहाँ पे संत गए थे वहाँ पे मंदिर बना दिए। ठीक है ना। तो ये अपन ने पढ़ा था, जो शक्तिशाली रहे उन्होंने मंदिर बनाए। वे इसके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी के गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, देखो ध्यान रखना, बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी के गारे से अनेक निम्न सामाजिक समूहों ने मंदिर बनाए, जैसे कालू, तेली, कसारी यानी घंटा, धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने। यूरोप की व्यापारी कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। यहाँ पे भी देखो, पहले स्थानीय जगह पर पूजे जाते थे और जैसे ही मंदिर पर ब्राह्मण लोगों ने उनको मान्यता प्रदान कर दी कि ये देवता है,
फेमस देवता है, तो उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो मंदिरों में लगनी शुरू हो गई। ठीक है ना। यहाँ देखो एक दाचोला छप्पर झोंपड़ीदार और चित्रबारा बाएं एक चौचाला मंदिर है। ठीक है ना, ये यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, ये झोंपड़ी है और ये यहाँ पे मंदिर है। गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर में पक्की मिट्टी की एक पट्टियां विष्णु पुराण। ठीक है ना, यहाँ पे श्री कृष्ण और गोपियों के साथ में ये फोटो बनाया गया है। ठीक है ना। इन मंदिरों की शकल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोंपड़ियों की तरह दाचोला यानी 2 छत वाली और चाचोला यानी 4 छत वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रभाव प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल शौचाला यानी 4 छत वाली और ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवार पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों पर चित्रकारी, सजावटी टाइलों तथा अथवा ईंट मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल में बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों, देखो बांकुरा जो है पश्चिम बंगाल के अंदर एक जिला है जिसके अंदर विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। आगे देखो मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। अब बंगाल के अंदर मछली का इतना ज़्यादा चित्र क्यों हो रहा है, क्योंकि बंगाल एक तटीय क्षेत्र है और वहाँ पे आजीविका का जो मुख्य साधन है वो मछली पकड़ना ही है, मत्स्य पालन ही है। इसलिए वो यानी जिस क्षेत्र से या जिस क्षेत्र में जिस तरह की गतिविधियां होती है वो क्षेत्र के लिए चित्रकारी का हिस्सा बन जाती है। ठीक है। ब्राह्मणों को समिष्ट भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद्रम पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है, ये जो है ना बृहद्रम पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों में मछली खाने की अनुमति दे दी। देखो जो ब्राह्मण होते हैं वो मांस मछली के हाथ नहीं देते, लेकिन जो बंगाल के जो ब्राह्मण है उनके लिए ब्राह्मण धर्म के अंदर ढील दे दी गई और एक वृद्ध धर्म पुराण है उसके अंदर लिखा गया है, जो 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है बंगाल का, उसमें लिखा गया है कि स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी गई। जैसे कि ये चित्र दिया गया, घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए एक विशालक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक पलक आराम बाग, ये एक चित्र है मंदिर के अंदर से लिया गया। ठीक है ना। आगे देखो यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवाद चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालय पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थानीय पर रोमानिय भाषा में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह इस प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषा समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दिया। अब आगे हैं, आपकी कल्पना कीजिए, अभ्यास प्रश्न यानी फिर से याद कीजिए। तो अपन अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलो मैं आपकी PDF ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो।